जय हिंद। कैसे हैं साथियों आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं मेरे भाई आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चहेते ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म धर्मा इंस्टीट्यूशंस पर। तो भाइयों जैसा कि आपको पता है कि भाई यूपी होमगार्ड के लिए मैंने 100 प्रैक्टिस सेट कराने का आपसे वादा किया है। अभी तक ये हमारे 3 या 4 सेट जो आ चुके हैं वो सर अनुज जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर आए थे, लेकिन अब से सारे के सारे यहाँ पर जो भी हमारे प्रैक्टिस सेट्स हैं वो इसी पर आने वाले हैं, हमारे धर्मा इंस्टीट्यूशंस पर आने वाले हैं। तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चीज़ें अच्छी लगती हो तो इनको शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज हमारा सेट नंबर 4 यहाँ पर चल रहा है, तो चलिए फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में और हमेशा की तरह भैया शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। कॉपी और कलम निकाल लीजिए, तैयार हो जाइए, साथ में चाय वगैरह ले लीजिए, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ देखना है, आपको चीज़ें रिवाइज करनी है और इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर नोट डाउन करनी है। भैया शुरू हो जाइए। हमेशा की तरह आपके पास है 20 सेकंड और एक प्यारा सा सवाल आपके सामने आ चुका है। और सवाल क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज बिल्ट बाय द ग्रेट अशोका। निम्नलिखित में से किसका निर्माण महान अशोक ने करवाया था। आपके पास 4 ऑप्शन है मेरे भाई, क्या है, सांची स्तूप, भरूच स्तूप, नालंदा विश्वविद्यालय एंड विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आपके पास 4 प्यारे प्यारे ऑप्शन हैं। टाइम यहाँ पर ओवर हो चुका है, आगे देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण महान अशोक ने करवाया था। जब आपसे इस तरीके से प्यारे प्यारे सवाल पूछे जाए ना तो भैया क्या बताओगे। भैया जवाब इसका क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा सांची स्तूप। क्या हो जाएगा, सांची स्तूप। ठीक है, तो सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया, मेरे भाई महान अशोक ने करवाया। अच्छा, आज भरूच स्तूप की बात कर लें तो इसके भी निर्माण की अगर बात कर लेना, इसके जब निर्माण को देखते हैं, जब इसके निर्माण को देखते हैं तो मेरे भैया आपको 2 बातें यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, आपको 2 बातें याद रखनी है, शायद ही आपने देखी हो। जरा ध्यान दो मेरे भाभी होमगार्ड्स, जरा इधर ध्यान दो भैया। 2 बातें कौन सी हैं, 2 बातें ये हैं। पहली बात क्या है कि इसके निर्माण को शुरू किसने करवाया। क्या मेरे भाई, शुरू किसने करवाया, तो शुरू करवाया मेरे भाई अशोक ने। किसने करवाया, अशोक ने। अशोक ने इसके निर्माण को शुरू करवाया था, लेकिन इसके निर्माण को पूर्ण किसने करवाया, कंप्लीट किसने करवाया, तो मेरे भैया शुंग ने करवाया, शुंग वंश ने करवाया। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना है कि भैया जब भरूच स्तूप की बात करते हैं तो इसके निर्माण को शुरू तो अशोक ने करवाया था, कहानी को शुरू तो कर दिया लेकिन खत्म नहीं कर पाए। ठीक है, और खत्म किसने किया, शुंग वंश ने किया। आज हमसे पूछा गया है नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, जब कल के दिन आपसे इस तरीके से सवाल पूछ ले तो आप क्या बताओगे मेरे भैया, आप बताओगे कि ये कुमार गुप्त की बात है। किसकी बात है, आज बात करेंगे कुमार गुप्त की बात करेंगे। ठीक है, तो कुमार गुप्त ने मेरे भैया नालंदा विश्वविद्यालय के यहाँ पर निर्माण करवाया है। आज हमसे अगर पूछा जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया, कल को आपसे ये भी पूछ सकता है, तो आप क्या बताओगे, धर्मपाल ने। किसने करवाया, धर्मपाल ने। ठीक है, धर्मपाल। ठीक है, तो आपको ये भी अच्छे से ध्यान रखना है कि भैया अगर आपसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूछा जाए तो आप धर्मपाल बता देंगे, आपसे नालंदा विश्वविद्यालय पूछा जाए तो आप कुमार गुप्त की तरफ चले जाएंगे, अगर आपसे मेरे भैया भरूच का स्तूप पूछा जाए तो आप बताएंगे कि शुरू तो अशोक ने करवाया था लेकिन कहानी को खत्म शुंग वंश ने किया, और सांची स्तूप का निर्माण मेरे भैया महान अशोक ने करवाया। चीजें अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शानदार तरीके से आपके सामने चीजें आ रही हैं। अब जरा फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे भाई आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, ध्यान दो मेरे भाई, इधर ध्यान दो, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से था। ठीक है, और इतने प्यारे प्यारे आसान आसान सवाल हैं। चलिए यहाँ पर आपके लिए 20 सेकंड एक बार फिर से लगा देता हूँ। ठीक है, इसका प्यारा सा शानदार सा जवाब देखो, जब सेट देखो ना तो कमेंट बॉक्स में जवाब को जरूर कमेंट करो। ठीक है, जब आपको इससे आपको क्या लगेगा कि आप हमारे साथ रियलिटी में जुड़े हुए हो। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। ठीक है, चलो फिर भाई। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण किसने करवाया। आज पूछा क्या गया है, आज पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से था। विच रूलर वाज एसोसिएटेड विद प्रयाग प्रशस्ति। मेरे भाभी होमगार्ड्स, मां भारती की संतानों, जरा इधर ध्यान दो। पूछा गया है आपसे किस शासक का संबंध प्रयाग प्रशस्ति से था। क्या अकबर का था, क्या समुद्रगुप्त का था, क्या चंद्रगुप्त मौर्य का था, या चंद्रगुप्त सेकंड जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है उसका था। मेरे भैया प्यारा सा जवाब क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा।
क्या हो जाएगा मेरे भाई, समुद्रगुप्त हो जाएगा। ये वही समुद्रगुप्त है जिसके दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी थी, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो आज किसकी बात कर रहे हैं, आज मेरे भैया प्रयाग प्रशस्ति की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, प्रयाग प्रशस्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की बात कर रहे हैं। आपको पता है चीजें मैंने लेवल वाइज उठाई हैं, टॉपिक वाइज उठाई हैं, क्या इससे पहले इसको नहीं देखा है, देखा है। ठीक है, लेकिन मैं धीरे धीरे स्टेप बाय चीजों को चला रहा हूं। आप शुरू के 3 सेट्स सर अनुज प्लेटफॉर्म पर जाकर देख लीजिए, कोलैबोरेशन में आपके लिए मिल जाएंगे ये सारी वीडियोस उसी चैनल के साथ, तो आप उस चैनल पर आसानी से पहुंच पाएंगे। ठीक है, 3 सेट्स वहां लगाइए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 4 से लेकर के और 100 तक, 4 से लेकर के 100 तक मेरे भाई, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, पूरे 100 प्रैक्टिस सेट आपके लिए करा रहा हूं मैं शानदार तरीके से। सिलेक्शन कैसे नहीं होगा मेरे भाई, मैं भी देखता हूं। ठीक है, तो क्या करना है मेरे भाई, आज प्रयाग प्रशस्ति की बात कर रहे हैं। जब इसकी बात कर रहे हैं तो इसको मेरे भैया इलाहाबाद पिलर मतलब इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख भी बोलते हैं। ठीक है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन यानी प्रयाग स्तंभ अभिलेख। ठीक है, क्या है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख। ठीक है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख। ठीक है, आज इसकी बात कर रहे हैं, और जब इसकी बात करते हैं तो इसको किसने लिखा मेरे भाई, इसको मेरे भाई हरसेन ने लिखा। किसने लिखा, हरसेन ने लिखा। ये वही हरसेन जो समुद्रगुप्त के दरबार में कवि था। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबार में मेरे भाई कौन था, कवि था। समुद्रगुप्त के दरबार में कवि था कौन, हरसेन। उसने मेरे भैया प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी है। और मेरे भाई अगर कल के दिन आपसे भाषा पूछ ली जाए कि भैया कौन सी भाषा में है, तो आप बता देना ये संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में मेरे भाई, संस्कृत भाषा में है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से यहाँ पर मेरे भाई याद कर लेना है कि इसकी भैया भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा है इसकी। अच्छा, अगर आपसे कल को ये भी पूछ लिया जाए ना कि इससे जुड़े हुए कौन से 2 रूलर हैं, ठीक है, एक का नाम मैं बताता हूँ, एक आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक मेरे भैया जहांगीर का नाम है, एक मेरे भैया जहांगीर का नाम आता है जो इससे रिलेटेड है, और एक आप बताएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज बात करते हैं कौन सा ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, कौन सा ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, आज इसकी बात करेंगे। 20 सेकंड का समय है, प्यारे प्यारे सवाल आएंगे, लेवल वाइज आएंगे। हो सकता है अब ये क्वेश्चन आपको मॉडरेट लग रहे हो। ठीक है, इन क्वेश्चनों का लेवल क्या है मेरे भाई, टफ नहीं है ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, आसान करा चुका हूं। ठीक है, टोटल मुझे प्राचीन भारत के प्राचीन इतिहास से मुझे 10 प्रैक्टिस सेट कराने हैं, जिसमें से मेरे भैया मैं 3 यहां पर करा चुका हूं जो आसान लेवल के हैं। अब आगे आने वाले 4 या 5 प्रैक्टिस सेट कैसे होंगे, मॉडरेट होंगे, और लास्ट के 1 या 2 प्रैक्टिस सेट बहुत टफ होने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। इस तरीके से हमारा प्राचीन भारत पूरी तरीके से निपट जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे वादा किया है टॉपिक वाइज चलेंगे, शानदार तरीके से चलेंगे। बस आपको अपना सपोर्ट दिखाना है, प्यार दिखाना है मेरे भाई। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ। कौन सा ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, विच ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विद द ऋग्वेदा। ठीक है, कौशिकी एंड ऐत्रेय, पंचविंश जिसको पंचविश कहते हैं, सतपात ब्राह्मण जिसको सतपथ कहते हैं, गोपात ब्राह्मण जिसको गोपत कहते हैं। ठीक है, 4 ब्राह्मण हमारे सामने दिए हुए हैं। पूछा गया है कि ऋग्वेद से कौन सा है, तो मेरे भैया ये तो पहला वाला ही हो जाएगा, ए फॉर आंसर। ठीक है, तो कौशिकी एंड ऐत्रेय ब्राह्मण किससे है मेरे भैया, ऋग्वेद से है। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। जब इनके बारे में वेद को देखेंगे तो मेरे भैया ये कौन सा, इनके बारे में जब वेद को देखेंगे मेरे भैया तो ये कौन सा वेद हो जाएगा, ये मेरे भैया ऋग्वेद से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे, ऋग्वेद से मेरे भाई हो जाएंगे। कल के दिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पंचविश ब्राह्मण किससे है, ठीक है, अगर आपसे ये पूछे तो आप क्या बताओगे भैया, सामवेद। क्या बताओगे, सामवेद। ठीक है, सामवेद से संबंध किसका है, पंचविश ब्राह्मण का। ठीक है, किसका है मेरे भैया, पंचविंश ब्राह्मण का। ठीक है, अच्छा, सतपात ब्राह्मण की बात करें, इसको सतपथ ब्राह्मण भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं मेरे भैया, हिंदी में सतपथ ब्राह्मण। ठीक है, और जब इसकी बात करेंगे तो इसका रिलेशन किससे हो जाएगा मेरे भैया, यजुर्वेद से। किससे हो जाएगा मेरे भैया, यजुर्वेद से। ठीक है, और अगर आपसे आखिरी पूछ ले कि गोपत ब्राह्मण किससे संबंध है मेरे भैया, गोपत ब्राह्मण का संबंध किससे है, तो मेरे भैया इसके लिए आप कहाँ जाओगे, इसके लिए आप मेरे भैया यजुर्वेद के पास तो हो गया है हमारा ऑप्शन। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और हमारा आखिरी हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, तो मेरे भैया इससे आप इस चीज को
देख पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपसे 4 ब्राह्मण पूछे जाएं तो कौन कौन से बताओगे कि भैया कौशिकीय नैत्रीय ब्राह्मण किससे है? ऋग्वेद से है। पंचविध ब्राह्मण किससे है? सामवेद से है। शतपाथ ब्राह्मण किससे है? यजुर्वेद से है। और गोपद ब्राह्मण किससे है? अथर्ववेद से है। तो इस तरीके से आपको मेरे भैया इन चीजों को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे सामने कौन सा सवाल आया है, जरा ध्यान दो इधर। ठीक है मेरे भाभी होमगार्ड्स, भैया कॉपी कलम निकाल के, चाय हाथ में लेके सिर्फ बैठना नहीं है, चीज़ों को नोट डाउन भी करना है, जवाब भी लगाना है। तैयारी तो आप ही करनी पड़ेगी, हम सिर्फ आपके सामने कंटेंट ला सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आईबीसी का सबसे उत्तरी स्थल, यानी यहाँ पर किसकी बात चल रही है? यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की बात चल रही है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नॉर्दर्न मोस्ट साइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? दैट इज हड़प्पा, वानावली, मांडा एंड दैमाबाद। इनमें से कौन सी है? हड़प्पा है या वानावली है या मांडा है या फिर दैमाबाद है? ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछी गया सबसे उत्तरी साइड कौन सी है। सबसे उत्तरी साइड की तरफ जाएंगे तो मांडा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मांडा। सबसे पहला स्थल जैसे खोजा गया तो वो हड़प्पा हो जाएगा, जिसके नाम पर हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। सबसे दक्षिणी स्थल मेरे भैया दैमाबाद हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और वानावली हरियाणा में साइड पड़ती है। फिलहाल हमसे आज सबसे उत्तरी की बात करेगी, तो क्यों ना आज सारी जो दिशांतम साइट्स हैं जो यहाँ पर हमारी डायरेक्शन फिक्स कर रही हैं, आज उनकी बात कर लेते हैं। जैसे आज किसकी बात कर रहे हैं? आज आईबीसी यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात करते हैं, मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया है। ठीक है, तो आज अगर आपसे कल के दिन अगर आपसे नॉर्थ की कहानी पूछी जाए, किसकी कहानी पूछी जाए मेरे भैया? नॉर्थ की कहानी पूछी जाए तो नॉर्थ में आप क्या बताओगे? यानी मेरे भाई अगर उत्तर की बात हो, किसकी बात हो? अगर उत्तर की बात हो तो आप बता देना कि भैया देखो, अब उत्तर में 2 कहानी है। अगर आपसे सिर्फ भारत में पूछी जाए तब आप मांडा की तरफ जाना, लेकिन सबसे अगर उत्तरी साइड पूछी जाए, देखो क्वेश्चन में भी क्या लिखा है। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट साइड, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन के हिसाब से ही आप मांडा की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर मेरे भैया ओवरऑल देखी जाए तो साइड पड़ती है अफगानिस्तान में, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका नाम क्या पड़ता है मेरे भाई भी होमगार्ड, जरा इधर ध्यान दो। इसका नाम पड़ता है सोल्टुगई। ठीक है, क्या है? सोल्टुगई। माँ भारती की संतानों, जरा इधर ध्यान दो, एक साइट है जिसका नाम है सोल्टुगई। ठीक है, और ये जो साइट है, ये जो साइट है मेरे भैया सोल्टुगई, अफगानिस्तान में पड़ती है। कहाँ पड़ती है मेरे भाई? अफगानिस्तान में पड़ती है। ठीक है, अफगानिस्तान में, और ये सबसे उत्तरी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। लेकिन अगर भारत में बात करी जाए, कहाँ बात करी जाए? आज अगर भारत में बात कर लें, ठीक है, अगर कल के दिन आपसे भारत की बात करी जाए तो भारत में आप मांडा की तरफ जाओगे। किसकी तरफ जाओगे? आप मांडा की तरफ जाओगे, क्योंकि सबसे उत्तरी स्थल है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के किनारे। आज उसी की बात करेंगे। ये सबसे उत्तरी स्थल है भारत में मेरे भैया। ठीक है, कल के दिन अगर आपसे ईस्टर्न मोस्ट पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? ईस्टर्न यानी पूर्वी साइड पूछ ली जाए। कौन सी? पूर्वी साइड पूछ ली जाए तो आप क्या बताओगे? सबसे पूर्वी स्थल की बात करेंगे तो मेरे भैया उत्तर प्रदेश के मेरठ में आलमगीरपुर चले जाना, क्योंकि हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, आज किसकी बात करेंगे? सब बताएंगे आपको, सब्र करो बाबू, सब बताएंगे। ठीक है, जब पूर्वी स्थल की बात कर रहे हैं तो किसकी बात करेंगे? आज बात करेंगे आलमगीरपुर की। ठीक है, आलमगीर की बात करेंगे, आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर की बात करेंगे। और ये मेरे भैया कहाँ है? ये मेरे भैया आपका पड़ता है, अभी हमने बताया यूपी। कहाँ है? यूपी, और यूपी के मेरठ में, यूपी के मेरठ में। और मेरे भैया किसके? हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, आज बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? आज बात करेंगे आलमगीरपुर की। ठीक है, तो आलमगीरपुर की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के किनारे पड़ती है, और ये हमारी हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी साइड है। कल के दिन अगर आपसे सबसे दक्षिणम बिंदु पूछ ले कि भैया सदर्न मोस्ट साइड कौन सी है? कौन सी मेरे भैया? सदर्न मोस्ट। ठीक है, सदर्न मोस्ट। तो भैया अगर सबसे दक्षिणी साइड पूछी जाए, क्या सबसे दक्षिणी साइड अगर पूछी जाए तो आप क्या बताओगे? सदर्न मोस्ट साइड पड़ती है दैमाबाद। दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ है? दैमाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र, दैमाबाद महाराष्ट्र। क्यों ना इसकी भी नदी की यार बात कर लें। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सी नदी है? तो भैया प्रवारा नदी है। ठीक है, कौन सी है? प्रवारा नदी है। और इस नदी के किनारे दैमाबाद स्थल पड़ता है महाराष्ट्र में, जो कि सबसे दक्षिणम बिंदु है हड़प्पा सभ्यता का। आज बात कर लेते हैं सबसे पश्चिमी स्थल की। किसकी बात कर लेते हैं? आज बात कर लेते हैं वेस्टर्न यानी पश्चिमी स्थल की अगर बात कर लें। ठीक है, अगर पश्चिमी स्थल की अगर बात करी जाए मेरे साथी, तो अब क्या बताओगे आप मेरे भैया? चले जाओगे सुतका गंडोर। ठीक है, कहाँ जाओगे? सुतका गंडोर। ठीक है, सुतका गंडोर। और ये कहाँ पड़ती है? ये मेरे भैया बलूचिस्तान में पड़ती है। कहाँ पड़ती है?
बलूचिस्तान में पड़ती है। सबसे पश्चिमी स्थल है मेरे भैया जो कि दस्क नदी के किनारे है, ठीक है, जो कि दस्क नदी के किनारे है। आज हमने चारों स्थलों को देखा। सबसे पहले हमने बात करी सबसे उत्तरी स्थल की, तब हम कहाँ गए? उत्तरी स्थल में हमने दो चीजें देखी। एक हमने देखा कि मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में, भारत के जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे है, जो कि भारत में सबसे उत्तरी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। लेकिन जब हम ओवरऑल बात करते हैं तो हम सार्टुगई की तरफ जाते हैं जो कि अफगानिस्तान में पड़ती है, ठीक है, आज उसकी बात करते हैं। फिर हमने जब पश्चिमी स्थल की बात करी तो हम कहाँ गए? पश्चिमी स्थल के लिए हम सुतका गंडोर में गए जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है दास्क नदी के किनारे। फिर हम दक्षिणी स्थल की बात करते हैं तो मेरे भाई दैमाबाद महाराष्ट्र में जाओगे परबारा नदी के किनारे। और जब पूर्वी स्थल की बात करते हैं तो आलमगीरपुर मेरे भैया मेरठ में पड़ता है हिंड नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इस तरीके से आप चारों स्थलों को अच्छे से देख सकते हैं मेरे भाई। चीज़ें अच्छी लग रही हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और नए हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि इसी तरीके से हम आपको प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे, फटाफट अच्छे से आपके लिए शानदार क्वेश्चन लाते रहेंगे मेरे भैया। 20 सेकंड आपके पास फिर से हैं। माँ भारती की संतानों जरा इधर ध्यान दो, 20 सेकंड फिर से हैं। आज एनर्जी कम होगी, आज मंडे है, मेरा फास्ट रहता है तो भैया उसी हिसाब से एनर्जी है, लेकिन फिर भी आपके लिए क्लास लेकर आया हूं तो आप देखिए ना, समझिए ना, हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी कीजिए, ठीक है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा सा साथ दे तो और बात है, और चलने के लिए तो एक पांव से चल रहे और दूसरा भी साथ दे तो और बात है मेरे भैया। हम अपना काम कर रहे हैं, आपको भी अपना काम करना है। दो तरीके से करना है, आप पर थोड़ा बर्डन ज्यादा है। एक तो आपको पढ़ना अच्छे से, तैयारी अच्छे से करनी है, सिलेक्शन लेना है, और दूसरा क्या है, हमारे इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इसमें मेंबर्स को ऐड कीजिए, ठीक है। आज पूछा गया है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? हाउ मेनी मंडलाज आर इन ऋग्वेदा, ठीक है। 10 हैं, 100 हैं, 1028 हैं या 10,580 हैं, ठीक है। जरा एक बात कर लेते हैं, 1028 क्या है? 1028 तो भजन है ऋग्वेद में, ठीक है। 1028 क्या है मेरे भैया? 1028 तो ऋग्वेद में भजन है जिन्हें मेरे भैया सूक्त भी कहते हैं, ठीक है। और मेरे भैया 10,580 क्या है? ये हम बताए थे ना आपके लिए, 10,580 श्लोक हैं, ठीक है, इन्हीं मंत्र हैं। तो इस तरीके से जब हम ऋग्वेद की बात कर लेते हैं, आज किसकी बात कर रहे हैं भी आप बताएंगे, ठीक है। आज किसकी बात कर रहे हैं? आज मेरे भाई ऋग्वेद की जब बात कर लेते हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं? आज ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। जब ऋग्वेद की बात करते हैं तो आपको पता है कि भैया ये सबसे पुराना वेद है। क्या है? ये सबसे पुराना वेद है, ये सबसे पुराना वेद है। अच्छा, और अगर ऋग्वेद के बारे में पूछा जाए तो क्या है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि इसमें 1028 मेरे भैया सूक्त हैं, 1028 मेरे भाई इसमें भजन है, ठीक है। इसके अलावा 10,580 क्या है मेरे भाई? जहाँ पर कहीं कहीं पर 10,000 सीधे 600 लिखा हुआ मिलता है कि 10,580 क्या है मेरे भाई? 10,580 मेरे भाई श्लोक पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। किसमें? ऋग्वेद में। आज उस ऋग्वेद की बात करते हैं जिसमें टोटल कितने मंडल हैं? इसमें टोटल मेरे भाई 10 मंडल हैं, यानी 10 चैप्टर हैं, 10 पार्ट है, 10 सेक्शन में ये पुस्तक डिवाइड है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि कितने मंडल हैं तो मेरे भैया 10 मंडल हैं यहाँ पर, ठीक है। और यही हमसे पूछा गया था कि हाउ मेनी मंडलाज आर इन ऋग्वेदा, मेरे भाई 10 मंडल हैं। अगर कल के दिन आपसे पूछ लिया जाए ना कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र है, ठीक है, कौन से मंडल में गायत्री मंत्र है, कौन से मंडल में गायत्री मंत्र है, तब आपको पता होगा कि ये तीसरा मंडल है। कौन सा है? ये तीसरा मंडल है ऋग्वेद का, जहां पर आपको गायत्री मंत्र मिलेगा, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में बल व्यवस्था की बात होती है, ठीक है। अगर जब 10वें मंडल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है, आज बात कर लेते हैं 10वें मंडल की, ठीक है। जब 10वें मंडल की तरफ जाते हैं तो वहां पर आप वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं। ये ऋग्वेद का 10वां मंडल है। तो आपने इस तरीके से ऋग्वेद को अच्छे से यहाँ पर देख लिया। आप जो मेरे भाई पुराने स्टूडेंट हैं उन्होंने देखा होगा कि क्या ऋग्वेद को हम पहली बार पढ़ रहे हैं? नहीं, हमने वेदों की शुरुआत कहाँ से करी थी? सबसे आसान प्रश्न लिया था कि वेद कितने हैं? 4 हैं। आज हम वहां से होते हुए ऋग्वेद के ऑपरेशन तक पहुंच चुके हैं। क्या यहीं पर रुकेंगे? नहीं, क्योंकि मैं चीजों को टॉपिक वाइज और लेवल वाइज करा रहा हूं। एक तो हमारा क्रम चल रहा है कि हाँ भैया हमको वेद पढ़ने हैं, ठीक है, लेकिन दूसरा क्या चल रहा है कि किस लेवल से पढ़ने हैं। सीधे आपको एक दिन मैंने यही नहीं बता दिया था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था है, नहीं, मैंने तो आपको पहले यह भी बताया था कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे भैया चीजों को हम देख रहे हैं। चीजें अच्छी लग रही हो तो फिर से मैं बार बार कहता हूं कि भैया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। इतना यहाँ पर हमारे लिए प्यार दिखाइए। आपके इस प्यार और सहयोग से हमारे लिए मोटिवेशन मिलता है और चीजें और बेहतरीन तरीके से हम कर पाते हैं।
20 सेकंड का समय आपके पास फिर से है। पूछा गया है जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं, ठीक है। हाउ मेनी तीर्थंकर्स आर देयर इन जैनिज्म। क्या जैन धर्म को लेकर हम पहली बार सवाल कर रहे हैं? नहीं ना, कई बार कर चुके हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि टॉपिक वाइज चल रहे हैं और लेवल वाइज भी चल रहे हैं। चीजों को सही तरीके से अगर आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट तो दुनिया करा रही है, लेकिन प्रैक्टिस सेट को लेवल वाइज एंड टॉपिक वाइज करना है तो आइए हमारे साथ हम करते हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत, ठीक है। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं मेरे भैया? जैन धर्म में जब तीर्थंकर की बात करेंगे तो क्या 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा? नहीं, डी फॉर 24, ठीक है। तो डी फॉर मेरे भैया क्या हो जाएगा? 24। डी फॉर दूध पियो यहां पर और सवाल का जवाब दो, ठीक है। 24। आज किसकी बात कर रहे हैं? आज जैन धर्म की बात कर रहे हैं। आज जैन धर्म, जैन धर्म को लेकर यहां पर एक बात कर लेते हैं और वो क्या है? वो बात ये है कि भैया जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? तो मेरे भैया 24 तीर्थंकर हैं, ठीक है। कितने हैं? 24 तीर्थंकर हैं, ठीक है। कितने हैं? 24 तीर्थंकर हैं। इन 24 में से अगर आपसे कल के दिन ये पूछ लिया जाए कि भैया पहले तीर्थंकर कौन थे, तो पहले का नाम क्या हो जाएगा? पहले का नाम हो जाएगा ऋषभदेव। क्या हो जाएगा मेरे भाई? पहले का नाम हो जाएगा ऋषभदेव, ठीक है। अगर आपसे पहले तीर्थंकर यहाँ पर पूछ ली जाए तो आप क्या नाम बताओगे? आप नाम बताओगे ऋषभदेव। अगर आपको कल के दिन ये पूछ लिया जाए कि पहले तीर्थंकर, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म मेरे भैया कहाँ हुआ था, तो आप बता देंगे कि भैया इनके जब जन्म की बात कर लेते हैं, इनके जब जन्म की बात कर लेते हैं तो आप भगवान राम की नगरी अयोध्या चले जाना। कहाँ जाओगे? भगवान राम की नगरी अयोध्या चले जाओगे। उसी अयोध्या में जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का, प्रभु ऋषभदेव का जन्म भी यही होता है जैन धर्म में। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का जन्म कहाँ होता है? अयोध्या में होता है। अच्छा, अगर इनके चिन्ह की बात कर लें, इनका चिन्ह क्या है? तो इनका चिन्ह है बैल, ठीक है। क्या है? चिन्ह है बैल, ठीक है, वुल। तो आपको भैया इस तरीके से चीजें अच्छे से याद करनी है। आज अगर कल के दिन आपसे जैन धर्म की क्या बात कर ले, जैन धर्म के मेरे भैया 23वें तीर्थंकर की बात कर ले। किसकी बात कर ले? 23वें तीर्थंकर, ठीक है। वैसे तो टोटल है, लेकिन मेरे भैया जिनसे सवाल बनता है आज हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। कंपटीशन के लिए जरूरी ये नहीं है कि पढ़ना मेरे भैया क्या क्या है, कंपटीशन के लिए जरूरी ये है कि छोड़ना क्या है, ठीक है। जैन धर्म के आज 23वें तीर्थंकर की जब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, जब हम 23वें की तरफ बढ़ते हैं तो आप इनको देखेंगे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है पार्श्वनाथ, ठीक है। क्या है इनका नाम मेरे भैया? इनका नाम है पार्श्वनाथ, ठीक है। क्या है? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? 23वें तीर्थंकर का नाम है प्रभु पार्श्वनाथ, ठीक है। ये मेरे भैया 23वें तीर्थंकर हैं। कल के दिन अगर पूछ लिया जाए कि इनका जन्म कहाँ होता है, तो मेरे भैया इनका जन्म भी मेरे भैया दुनिया की सबसे पुरानी नगरी बनारस में होता है। कहाँ होता है? बनारस में होता है, यानी वाराणसी में होता है, ठीक है। किसका जन्म मेरे भैया? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ है? बनारस या वाराणसी में होता है। अगर कल के दिन आपको इनका भी सिंबल पूछ ले, इनका भी मेरे भैया चिन्ह पूछ ले, तो आप क्या बताओगे? आप बता दोगे भैया, ठीक है। वैसे तो इसको हेडेड सरपेंट बोलते हैं, ठीक है, हेडेड सरपेंट, ठीक है। स्मॉल भाषा में, सरल भाषा में क्या बोल लोगे? स्नेक बोल लोगे, मतलब जिसके कई सारे फन होते हैं ना, वो वाला स्नेक, शेषनाग की तरह, ठीक है। तो मेरे भैया क्या है? सर्प, ठीक है। क्या है इनका चिन्ह? इनका चिन्ह है सर्प। कल के दिन अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि भैया जैन धर्म में जो 24वें तीर्थंकर है भगवान कौन है, तो मेरे भैया 24वें जो तीर्थंकर हैं, 24th जो तीर्थंकर हैं, मेरे ख्याल से उनको तो आप जानते होंगे कि 24वें तीर्थंकर है भगवान महावीर। कौन है? भगवान महावीर। भगवान महावीर जो है मेरे भैया वो 24वें तीर्थंकर हैं, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ होता है? ये तो हम कई बार देख चुके हैं। कुंडग्राम वैशाली बिहार में मेरे भैया इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? वैशाली बिहार में इनका जन्म होता है, ठीक है। ये हम कई बार देख चुके हैं। अच्छा, अगर इनके सिंबल की बात कर लें तो इनका सिंबल क्या हो जाएगा? इनका सिंबल हो जाएगा सिंह, यानी लायन, ठीक है। क्या हो जाएगा? लाइन। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने जैन धर्म के जब तीर्थंकर की बात करी तो जो इंपॉर्टेंट तीर्थंकर थे मैंने आपके लिए उनकी यहाँ पर जानकारी रख दी। अब अच्छे से इनको याद कर लीजिए, ठीक है। फटाफट भैया सिलेक्शन लीजिए और अब आगे बढ़ते हैं। आगे आज हमारे सामने कौन सा सवाल आ चुका है मेरे सखा, मेरे बंधु, मेरे साथी? आज कौन सा सवाल आ चुका है मेरे भैया? इधर ध्यान लगाओ ना, ठीक है। देखो अब यहाँ पर आज एक तो मेरा व्रत है, ऊपर से मैं बोल रहा हूँ, गला सूख रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर अपना काम कर रहा हूँ ना, तो आप भी कीजिए ना मेरे भाई, थोड़ा प्यार और सहयोग भी दिखाइए, क्वेश्चनों को अटेम्प्ट भी कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। माँ भारती की संतान जरा इधर ध्यान दें, ठीक है। बार बार आपको जगाना पड़ता है, ठीक है। भगवान बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? आप देख रहे हैं ना। अच्छा, आप क्वेश्चन के लेवल को देखिए और टाइप को देखिए। हम कहाँ से चले थे? हम हड़प्पा के भी दर्शन करके आए हैं। हमने वैदिक सभ्यता भी, यानी वेदों की बात भी कर ली है। हमने जैन धर्म की भी बात कर ली है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर
जो एक क्वेश्चन हमने स्तूप से किया था, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, यानी हम ऐतिहासिक सोर्सेज की भी बात कर रहे हैं, ऐतिहासिक स्रोतों की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। और अब हम आ गए हैं भगवान बुद्ध पर। हम देखो ना प्राचीन भारत के हर टॉपिक को देख रहे हैं, और यही तो खास बात है हमारे इस प्रैक्टिस सेट की कि हम भैया टॉपिक वाइज चल रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द चैरियटर ऑफ लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध के सारथी का क्या नाम था, आज ये बताना है। क्या राहुल नाम था? नहीं भैया, राहुल तो उनके बेटे का नाम था, राहुल तो उनके बेटे का नाम था। भगवान बुद्ध के बेटे का नाम क्या है? राहुल है, ठीक है। क्या सिद्धार्थ है? सिद्धार्थ तो उनके बचपन का नाम था, ठीक है। क्या है? सिद्धार्थ मेरे भैया उनके बचपन का नाम क्या है? उनके मेरे भैया बचपन का नाम क्या है? उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ हो जाता है। और भगवान महावीर के पिता जी का नाम भी क्या है? सिद्धार्थ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है चन्ना। क्या चन्ना नाम हो जाता है? जी हाँ, और यही हमारा यहाँ पर जवाब हो जाएगा कि पूछा क्या है? सारथी पूछा है ना, तो सारथी का नाम क्या है? सारथी का नाम हो जाएगा चन्ना। और कंठक किसका नाम है? कंठक भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम है। किसका नाम है? घोड़े का नाम है। आज भगवान बुद्ध की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बार बार चीजें रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। आज भगवान बुद्ध की यहाँ पर बात कर लेते हैं। बार बार वही चीजें तो मैं नहीं कराने वाला हूँ कि भैया इनका चलो चलो भैया करा ही देते हैं। चलो भगवान बुद्ध के जब जन्म की बात कर लेते हैं, तो भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ, ये भी इस बार ये आप बताएंगे। ये मैं 3-4 बार बता चुका हूँ भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ है, ठीक है। और कहाँ हुआ ये भी आप बताएंगे, कब हुआ है और कहाँ हुआ ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर क्या बताना है कि भैया 29 साल की उम्र में, जब 29 साल की उम्र में ये मेरे भैया ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर परिवार छोड़कर निकलते हैं, घर परिवार छोड़कर निकलते हैं, तब मेरे भैया 7 साल की तपस्या के बाद 35 साल की अवस्था में, 35 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसलिए पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे उस वृक्ष का नाम क्या है? उस वृक्ष का नाम है बोधि वृक्ष, ठीक है। उस वृक्ष का नाम क्या है? बोधि वृक्ष, इसको पीपल वृक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। और मेरे भैया उसी के नीचे मेरे भैया भगवान बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे, एक बार फिर लिख देता हूँ, निरंजना नदी के किनारे मेरे भैया ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ये घर परिवार छोड़कर निकले थे, तब मेरे भैया जिस घोड़े से निकले थे, उस घोड़े का नाम क्या है? उस घोड़े का नाम है कंठक, ठीक है। क्या है? एक मिनट रुकिए, ठीक है। उस घोड़े का नाम क्या है? उस घोड़े का नाम है कंठक, ठीक है। और मेरे भैया सारथी का नाम क्या है? सारथी का नाम है चन्ना। क्या है? सारथी का नाम क्या है? सारथी का नाम है चन्ना। अब आपको एक बात और बता दूं, जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद उन्होंने, अगर कल के दिन आपसे पूछा जाए कि पहला उपदेश कहाँ दिया, बहुत पूछा जाने वाला ये प्रश्न है कि भैया पहला उपदेश कहाँ दिया, तो आप बताएंगे कि पहला उपदेश कहाँ दिया। चलो यहां पर बता देता हूं मैं, ठीक है। आज किसकी बात कर रहे हैं? अभी इसमें तो ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं फिर, चलो मैं यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है। किसकी बात करें? भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं। प्रथम उपदेश की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? प्रथम उपदेश की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो मेरे भैया सारनाथ, बनारस के सारनाथ के मेरे भैया जो हिरण पार्क है, यानी जो डियर पार्क है, ठीक है, डियर पार्क है सारनाथ में, मेरे भैया भगवान बुद्ध ने वहां अपना पहला उपदेश दिया है। कहाँ मेरे भैया? बनारस में। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ चीजें आपके लिए क्लियर होंगी एकदम, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर सब कुछ कर रहे हैं, कुछ छोड़ तो रही नहीं है जो आपके लिए क्लियर ना हो, ठीक है। और टॉपिक वाइज कर रहे हैं मेरे भैया। 20 सेकंड आपको फिर से दे रहे हैं, और 20 सेकंड में आपको प्यारा सा एक बार फिर से यहाँ पर जवाब देना है, ठीक है। और जवाब क्या है कि पाटलिपुत्र किस महाजनपद की राजधानी थी? पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद? देखो कितने प्यारे प्यारे यहाँ पर सवाल आ रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं क्या? नहीं छोड़ रहे हैं ना, ठीक है। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम महाजनपदों की भी बात यहाँ पर करने लग गए हैं। तो कितने यहाँ पर प्यारे प्यारे यहाँ पर सवाल निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। तो आज किसकी बात कर रहे हैं? पाटलिपुत्र किस महाजनपद की राजधानी थी? आज उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पाटलिपुत्र किसकी थी? क्या मथुरा की थी? नहीं भैया, मथुरा की राजधानी तो सूरसेन हुआ करती थी। क्या थी? सूरसेन, ठीक है। मथुरा की राजधानी क्या है? मथुरा की राजधानी सूरसेन है, ठीक है। अच्छा, क्या अवंती की थी? नहीं, अवंती की 2 राजधानी हमने पढ़ी थी, एक उज्जैन पढ़ी थी, एक उज्जैन पढ़ी थी, और एक मेरे भैया माहिष्मती पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? माहिष्मती, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकती है। अच्छा, क्या कोसल थी? कोसल की राजधानी क्या है? कोसल की राजधानी तो अयोध्या है, ठीक है। कोसल की राजधानी क्या है? अयोध्या है और श्रावस्ती है, ठीक है। अयोध्या है और श्रावस्ती है। अच्छा, आज किसकी बात? अब बचा क्या भैया? मगध बचा है, तो मगध की राजधानी क्या हो जाएगी? पाटलिपुत्र हो जाएगी। आज किसकी बात कर रहे हैं? आज मगध की बात कर रहे हैं।
किसकी बात कर रहे हैं मेरे भैया? मगध की बात कर रहे हैं। तो मगध की अगर बात कर ले तो आज का मेरे भैया, आज का भैया, आज के सवाल में अगर मगध की बात कर ले तो आज का मेरे भैया पटना, आज का मेरे भैया पटना गया और मेरे भैया शाहाबाद का जो क्षेत्र है ना, शाहाबाद का जो क्षेत्र है, शाहाबाद का कुछ क्षेत्र, ठीक है, शाहाबाद का क्या है, शाहाबाद का कुछ क्षेत्र जो है मेरे भैया, शाहाबाद का कुछ क्षेत्र, ठीक है। तो आज का पटना गया और शाहाबाद का कुछ क्षेत्र कल मेरे भैया मगध हुआ करता था, ठीक है। तो मगध के जब क्षेत्र की बात कर ली तो हमने ये देखा कि आज का पटना गया इला और शाहाबाद का कुछ क्षेत्र, यानी मॉडर्न पटना गया एंड सम पार्ट्स ऑफ शाहाबाद जो हुआ करता था मेरे भैया वो मगध हुआ करता था, ठीक है। और अच्छा क्या बात कर लें, जब मगध की बात कर रहे हैं तो जब इनकी राजधानी की बात कर लें, ठीक है, जब इनकी राजधानी की बात कर लें, क्या बात कर लें, राजधानी की बात कर लें, तो हम देखते हैं कि मगध की सबसे प्रथम राजधानी क्या है, सबसे प्रथम राजधानी क्या है, राजगृह, ठीक है, क्या है, राजगृह, ठीक है, जिसको राजगीर भी पढ़ते हैं, ठीक है, जिसको राजगीर भी पढ़ते हैं, ठीक है, और जिसको गिरिराज भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, गिरिराज, ठीक है, गिरिराज, ठीक है। ये मेरी मगध की पुरानी राजधानी थी, यानी ओल्ड कैपिटल थी, ठीक है। और जब न्यू कैपिटल की बात कर लें तो हम पाटलिपुत्र की तरफ आते हैं, कहाँ आते हैं, पाटलिपुत्र की तरफ आते हैं, यानी पाटलिपुत्र क्या है, पाटलिपुत्र मगध की न्यू राजधानी है, ठीक है। बाद में जो राजधानी बनी वो पाटलिपुत्र बनी। तो इस तरीके से आपने मगध को देखा कि भैया पटना गया और शाहाबाद का जो कुछ क्षेत्र था वो कल को मगध हुआ करता था। अब हमने उसकी दो राजधानियां पढ़ी, राजगृह, राजगीर जिसको पढ़ते हैं, और गिरिराज भी पढ़ते हैं। वो मगध की पुरानी राजधानी हुआ करती थी और नई राजधानी क्या है, नई राजधानी पाटलिपुत्र है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ चुका है मेरे भैया, जरा यहाँ पर टाइमर फिर से लगा देता हूँ, 20 सेकंड का आपके पास टाइम है मेरे भाभी होमगार्ड्स, जरा इसका भी आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। और 20 सेकंड में आपको मेरे भैया प्यारा सा यहाँ पर सवाल आ चुका है, इसका जवाब देना है। और मेरे भैया 20 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब, ठीक है। बिंदुसार किस धर्म का संरक्षण करते हैं, बिंदुसार पैटर्नेजेस विच रिलीजन, ठीक है। बेसिकली बिंदुसार तो अब नहीं है, ठीक है, लेकिन उनका इतिहास में नाम रह गया है। तो बिंदुसार कौन से धर्म का संरक्षण करते थे, ठीक है, ये होना चाहिए। बिंदुसार पैटर्नेज्ड विच रिलीजन, किस धर्म को मेरे भैया अनुयायी थे, वे किस धर्म को मानते थे। तब बिंदुसार की बात करते हैं तो मेरे भैया जरा एक बार देख लेते हैं। बिंदुसार मेरे भैया आजीविक सेक्ट को मानते थे, किसको, आजीविका सेक्ट, जिसको आजीविक सेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जब अशोक की बात करते हैं, जब अशोक की बात करते हैं तो वो बुद्धिज्म की तरफ जाते हैं, ठीक है। जब अशोक की बात करते हैं तो मेरे भैया कलिंग के युद्ध के बाद जो कि 261 ईसा पूर्व में होता है, उसके बाद मेरे भैया अशोक बुद्ध धर्म को मानने लगते हैं, ठीक है। आजीविक सेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमने किसका नाम लिया, हमने मेरे भैया बिंदुसार का नाम लिया, किसका नाम लिया मेरे भैया, हमने बिंदुसार का नाम लिया, ठीक है। आज जैनिज्म की बात कर लें तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मेरे भैया जैन धर्म को मानते थे, सल्लीखाना से इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, श्रवणबेलगोला के पहाड़ियों में। अच्छा, आज हिंदुइज्म की बात कर लें तो मेरे इसके लिए आपके तमाम राजा मिल जाएंगे, लेकिन जब इंपॉर्टेंट वन की बात करते हैं तब हम समुद्रगुप्त की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ जाते हैं मेरे भैया, समुद्रगुप्त। किसको मानते थे,